हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मेसी। बच्चों के रिक्वेस्ट के बेसिस पे आज हम एक वीडियो शूट करने वाले हैं। सो दिस इज़ जस्ट लाइक अ डेमो। अगर आपको इस तरह का पैटर्न पसंद आ रहा है तो मेरे को बता दीजिएगा। इसी तरह के पैटर्न के बेसिस पे मैं आपकी अगली जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उनको अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, तो जो बच्चों को मैं पढ़ाता था उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है, और अदरवाइज़ जिनको मैंने नहीं पढ़ाया है वो अगर पढ़ना चाहें तो स्टार्टिंग ही कर रहे हैं। ऑलमोस्ट बेसिक्स जो भी रहेंगे केमिस्ट्री के मैं आपको इसके साथ बताते रहूँगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले केमिकल बॉन्डिंग। मैं अभी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर और जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हैं और साथ में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, इसकी वीडियोज़ में आपको बहुत जल्दी, जैसे आपका धीरे धीरे आगे का सिलेबस भी कवर करते रहूँगा, पुरानी वीडियोज़ जो रहेंगी इन चैप्टर की वो भी अपलोड करते रहूँगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो केमिकल बॉन्डिंग की कुछ हम चीज़ समझते हैं। सबसे पहले कि बेसिक समझते हैं कि बॉन्डिंग होती क्या है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो दो प्रकार के एटम होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के एटम होते हैं। सबसे पहले एक होता है नॉर्मल एटम, और जैसे दो एटम है, सपोज मान के चलिए कि ये दो पर्टिकुलर एटम है, ठीक है। इन दोनों एटम्स के बीच में क्या रहता है, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस के साथ साथ आप क्या बोल सकते हो, जैसे सपोज मान के चलो एक बड़ा सा एटम है, ठीक है, उस पर सेंटर में न्यूक्लियस है, तो इस सेंटर से लेके इसकी एक डिस्टेंस रहती है जिसको बोलते हैं आर, ठीक है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं आर। तो अगर हम बात करें कि जैसे दो पर्टिकुलर एटम है, दो पर्टिकुलर एटम के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन रहा है या कोई भी अगर बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड किस तरह का बनेगा, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो सपोज मैंने बोला कोई एक एटम है ए और एक कोई एटम है बी, उनके नेचर के बेसिस पर हम ये डिफाइन करेंगे कि उनमें बॉन्ड कैसा बन रहा है। तो हम स्टार्ट करते वाले हैं बेसिक केमिकल बॉन्डिंग में। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में क्या रहता है कि अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ेगी। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है एनर्जी का, कि जैसे ये ग्राफ है जिसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पे रहती है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ में यहाँ पे क्या रहता है आपके, जनरली हम रखते हैं रेडियस, ठीक है। क्या रहता है कि जब आप शुरू में क्या करते हो, एटम दूर दूर अगर हैं, जैसे सपोज एटम है, एटम्स के बीच में एक डिस्टेंस है पर्टिकुलर आर, जब ये एटम एक दूसरे के नज़दीक जाना चालू करेंगे, आसपास जाना चालू करेंगे, तो इनके बीच में क्या होगा, एक न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होगा जो आपस में इनको एक दूसरे की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, जब अट्रैक्ट कर रहा है तो इनमें क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, एक प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है। एनर्जीज की जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार की एनर्जी रहती है मॉलिक्यूल में। जनरली हम बात करते हैं बहुत सारी रहती है, पर काइनेटिक एनर्जी और हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पर इसके अलावा एक और एनर्जी रहती है जिसको बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। वो जब हम आगे के फ्यूचर एडवांस वर्जन जब केमिस्ट्री का पढ़ेंगे तब उनके अंदर हम उन चीज़ को कवर करेंगे। तो जैसे जैसे क्या रहता है कि जब एटम्स के बीच में डिस्टेंस जाती है, जैसे जैसे एटम्स के बीच के अंदर डिस्टेंस कम होती जा रही है तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उनके अंदर की एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और आपको पता है एनर्जी का अगर हम कंसेप्ट समझें तो सपोज मान के चलिए आप हो, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, गुस्से में बैठे हो, क्यों, आपके पास एनर्जी नहीं है, ठीक है, मैंने आपको दे दी एनर्जी। अब एनर्जी इंसान के केस में कैसा रहेगा, आप हो सपोज मान के चलो मैंने आपको दे दिया 10 लाख रुपए, ठीक है, सपोज आई जस्ट गिव यू 10 लाख रुपीज़ एंड दिस 10 लाख रुपीज़ विल वर्क एज एनर्जी फॉर यू। अभी आप नॉर्मल बैठे होगी, भैया लाइफ में पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करें, गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेट हो, बहुत कुछ हो। जैसी एनर्जी मिली आप क्या करोगे, हवा में उड़ोगे। तो हवा में उड़ने वाला सीन क्या हुआ, आपकी एनर्जी बढ़ी, मतलब कि आपकी स्टेबिलिटी क्या हुई, लूज़। तो हम क्या बोल सकते हैं एक प्रकार से कि जितनी ज़्यादा एटम्स के बीच में एनर्जी होगी उतनी ही क्या होगी, उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी। आप ऐसा बोल सकते हो कि एनर्जी बढ़ी मतलब कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज। अब स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई है तो उसका उल्टा भी तो हो सकता है, अगर एनर्जी को मैं कम करूं तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, एनर्जी का क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ। जब एनर्जी कम हो रही है तो उनके बीच में स्टेबिलिटी बढ़ रही है। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे एक लेंथ होगी और उस पॉइंट पे आके इनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। उस लेंथ को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये BL का मतलब है बॉन्ड लेंथ। और जो बॉन्ड लेंथ को बनाने में एनर्जी लग रही है उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, और अगर आप नज़दीक जाने की कोशिश करते हो, आप एटम को और ज़्यादा पास लाने की कोशिश करते हो तो क्या होगा, उनके बीच में रेडियस कम हो रही है, और ज़्यादा रेडियस कम होगी। जब और ज़्यादा रेडियस कम होगी तो क्या होगा, इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा।
क्यों? क्योंकि जब देखो ये एटम है, अगर ये एटम है, इनको नज़दीक लाने की कोशिश करोगे तो इनके न्यूक्लियस बहुत पास आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन फोर्स जो होगा वो रिपल्शन फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब रिपल्शन फोर्स बढ़ा है तो एटम क्या होगा, वापस से वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना चालू करेगा। जैसे 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 पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे वो उसकी फील्ड के बाहर चले जाएगा, फिर उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ते रहेगा, लेकिन उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब कि यहाँ से हमने क्या सीखा, एक पॉइंट जो समझ में आया वो ये है कि स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबल, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ही वो कम एनर्जी रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल आता है। देखो हमने क्या बोला कि अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो एनर्जी भी उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे आके उनके बीच में क्या बनेगी, लेंथ। उस लेंथ को बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ, और उस बॉन्ड की लेंथ को बनाने में जो एनर्जी डिक्रीज हुई है या जो एनर्जी लगी है, उस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। देन उसके बाद में बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, वापस से क्या होगी, कम होगी। मतलब बॉन्ड टूटना चालू करेगा धीरे 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 धीरे, उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन बढ़ा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उनकी रेडियस बढ़ती रहेगी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। यही मैंने अभी तक आपको समझाया कि दो एटम है, उनके बीच की रेडियस आर, और ये अभी तक मैंने आपको समझाया। इसके अंदर एक रूल आता है जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, आप देखो ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, ऑक्टा का मतलब होता है 8। मतलब ऑक्टेट रूल क्या बोलेगा कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट उसकी आउटर मोस्ट शेल में क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ एटम आउटर मोस्ट शेल में कितने रखेगा, 8। मतलब कि वो 8 नंबर ऑफ टोटल एटम इन आउटर मोस्ट शेल ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। अगर वो 8 एटम नहीं हुए तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्टेट रूल से डेविएट होता हुआ मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, तो अब जैसे सपोज मान के चलो, जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि एक न्यूक्लियस रहता है, उस न्यूक्लियस की दूसरी तरफ क्या रहता है, एस ऑर्बिटल रहता है, फिर एस के बाद में आता है पी ऑर्बिटल, फिर जनरली क्या आता है, डी ऑर्बिटल आता है, और फिर एफ ऑर्बिटल। इस तरह से पढ़ते हैं। हालांकि ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है जब हम किसकी बात करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसमें आप ये पढ़ते हो ना इस तरह से कि 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। पर ये फिलिंग का ऑर्डर बताता है। पर सबसे पहले न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक कौन रहेगा, एस, फिर आता है पी, फिर आता है डी, फिर आता है एफ। हम इनको याद कैसे रखें, एस ऑर्बिटल के अंदर टोटल मैक्सिमम कितने ऑक्यूपाई कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन 2। पी के अंदर टोटल कितना रख सकते हो, 6। डी के अंदर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 10। और एफ के अंदर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 14। तो ये है 2 6 10 एंड 14 का कंसेप्ट चल रहा है। ऑक्टेट रूल क्या मतलब क्या होता है कि एनी कंपाउंड और एलिमेंट कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्टेट बाई 3 मेथड होते हैं। उन 3 मेथड से वो क्या करता है, ऑक्टेट ऑक्यूपाई करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। देखो वो 3 मेथड कौन कौन सी हो सकती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने के बाद भी अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, शेयरिंग। और जनरली हमें पता है कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहाँ मोस्टली क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जनरली बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि इलेक्ट्रॉन का अगर गेन हो या लूज हो इलेक्ट्रॉन, तो जनरली बनता है आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो जो आयंस का फॉर्मेशन बनने पर बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। इतना सा क्लियर है, यहाँ तक का बेसिक फंडा क्लियर है। ठीक है, स्पीड कम है या ज़्यादा है आप मेरे को इस वीडियो में कमेंट करके बता देना, उस हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्पीड इसकी मेंटेन करूँगा। ठीक है, तो देखो या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, एसपीडीएफ जब आप पढ़ते हो तो एस ऑर्बिटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसके बाद आता है पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, और ये सबसे नीचे क्या रहता है, एफ ऑर्बिटल। ठीक है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट रहते हैं, ये है एस, ये है पी, ये है डी और ये एफ। तो पी में भी कौन सा रहता है, 18th ग्रुप और 17th ग्रुप। 17th ग्रुप को बोलते हैं हेलोजन। तो जो हेलोजन रहते हैं, हेलोजन्स आर लाइक भिखारी, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब चाहिए, कहीं से भी लाके दो, उन्हें कोई मतलब नहीं। और 1s ग्रुप जो होता है, 1s2 या 2s2, दे आर लाइक दानवीर, कि इनको इलेक्ट्रॉन देना है चाहे कोई भी हो सामने। एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक को इलेक्ट्रॉन देना है, तो फिर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बॉन्ड बनाया किसके बीच, Na और Cl। अब देखो
Na है 1s का, मतलब क्या बोलते हो, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है सोडियम, 17th ग्रुप का कौन है, क्लोरीन। तो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा, ठीक है, और क्लोरीन क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो देखो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आउटर मोस्ट शेल को ऑक्यूपाई कर रहा है, 8 पूरा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, या आप बोल सकते हो, और क्लोरीन एक एटम को गेन करके कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब क्या रहता है, बाद में बचा तीसरा मेथड जिसको बोलते हैं शेयरिंग, और शेयरिंग जनरली जो करता है वो थी कार्बन फैमिली। कार्बन की पूरी फैमिली क्या करती है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो जनरली कार्बन या उसकी फैमिली के आपको जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए दिखेंगे। और जबकि जैसे अगर बात करें हम इनकी वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी कैसे चलती है, तो सबसे पहले क्या होता है, +1 +2 +3 4 -3 -2 -1 और 0। मतलब कि जो देखो प्लस वाले जितने भी दिख रहे हैं ना, ये प्लस वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जिसके पास 4 होता है, जो कार्बन फैमिली होती है, वो करती है शेयर, और शेयर करने के बाद में ये जो हैं ये करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन, और ये 0 वाला जो बता है ये होता है आपका नोबल गैसेस। ये चीज़ क्लियर, ये नोबल गैसेस है, ठीक है। अब एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल क्या आते हैं, देखो 4 कैटेगरी में हम एक्सेप्शन को डिवाइड करते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, जिनको हाइपोवैलेंट भी बोलते हैं, क्योंकि हाइपो का मतलब क्या रहता है, कम। हाइपोवैलेंट का मतलब क्या है कि कम इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वैलेंसी इसकी क्या है, कम, जितनी होनी चाहिए थी उससे कम वैलेंसी इनकी ऑक्यूपाई हुई है, लेकिन इनका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट इनका ऑक्टेट हो गया। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड में, फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, 4 कैटेगरी हम डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, जिसमें सबसे पहले आते हैं हैलाइड्स ऑफ बोरॉन। बोरॉन के जितने भी हैलाइड है, जैसे BF3 BCl3 BBr3 और Bi3, जितने भी हैलाइड है बोरॉन के, वो सब कहाँ जाएंगे, हाइपोवैलेंट कंपाउंड कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम और लिथियम, ये भी आपके हाइपोवैलेंट कंपाउंड में जाते हैं। हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अगर हैलाइड की बात करें तो AlF3 नहीं जाता है, जबकि AlCl3 AlBr3 और AlI3 ये बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। AlF3 इसका एक्सेप्शन नहीं है ऑक्टेट रूल का। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि AlF3 जो क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। AlF3 आयोनिक कंपाउंड है, इसका मतलब क्या है, AlF3 में एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जबकि फ्लोरीन जो होता है F- ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, या F- के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कंपाउंड जितने भी होते हैं हाइड्रोजन के या हीलियम के, वो क्या है, वो सब एक्सेप्शन में ही जाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑक्टेट की, और ऑक्टेट का मतलब होता है 8, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ क्या कंप्लीट कर सकते हैं, अपना डुप्लेट, ठीक है। डुप्लेट अगर मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स ड्रो, क्यों, कैसे, जैसे 1s1 किसका है, हाइड्रोजन, 1s2 किसका कहलाता है, हीलियम। 2 जैसे ही 2 आया, 2s1, 2 के अंदर s के 2 ऑर्बिटल आते हैं और p के कितने आते हैं, 6। तो 2 जो सेकंड शेल होती है उस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 8। तो वो जहाँ 8 पहुँचे उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए 8 से, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो वो ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, पर फिर वो नेक्स्ट जो ऑर्बिट होगी वो उनकी क्या कहलाएगी, कम। सेकेंड कैटेगरी आती है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है हाइपरवैलेंट कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर अपनी वैलेंसी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या कर ली है, ऑक्यूपाई, जैसे कि जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे कि PCl3 या PCl5, SF4 SF6 ClF3 IF3 XeF2 और XeF4, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड अपनी वैलेंसी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्शन में काउंट होगा और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट की कैटेगरी में रखा जाएगा और आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड में उसको आप प्लेस करोगे। थर्ड कैटेगरी जो आती है वो आती है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है, इनके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें NO2 का क्या मतलब है, देखो NO2 का अगर आप बॉन्ड बनाओ या NO2 का ग्रुप अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो एक नाइट्रोजन जो है ये आपके 2 बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ, पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो ऑड में है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। NO, ठीक है, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में जाएगा। ClO2, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन, देखो ये एक तो पेयर पूरा है और एक आपका ये अलग से पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अलग से पड़ा हुआ है, तो ये किस में जाओ, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कहाँ जा रही है आपकी, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में। कैसे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है
और इसके अंदर भी कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए हैं, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में जाएगा। तो जितने भी हैं, अब देखो ऑड का मतलब क्या होता है, सिंगल, मतलब आउटर मोस्ट में एक अकेला एटम बचेगा, और जब एक अकेला एटम बचता है तो वो प्रॉपर्टी कैसी शो करता है, वो प्रॉपर्टी शो करता है पैरामैग्नेटिक। पैरा का मतलब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक की बात अगर करें तो पैरामैग्नेटिक में आप पैरा को बोल सकते हो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होना चाहिए। जैसे मैंने बोला अगर पी ब्लॉक के अंदर मात्र कितने इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला पी ब्लॉक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एक अकेला एलिमेंट है या एक अकेला इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे कोई भी एक मॉलिक्यूल मैग्नेट के जैसा एक्ट करे और बाहर से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। ये होता है पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर कंप्लीट है, उसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन या मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, तो उसके अंदर से होती हुई आती है। एक आता है पैरामैग्नेटिक, एक आता है डाईमैग्नेटिक और एक आता है फेरोमैग्नेटिक। तो फेरीमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक बहुत ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आया कि ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हैं, ये जो पैरामैग्नेटिक नेचर की होती हैं, जिसमें भी NO2 बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जैसे कि नीट के अंदर जो है तो NO2 पूछा जाता है। आपके जो एम्स का जो पहले पेपर हुआ करता था उसमें भी आता है NO2, आपकी इवन JEE के पेपर भी अंदर आया है। मैंने इस साल बताया था, इस साल जो मैंने बताया वो क्वेश्चंस आए भी हैं, ठीक है। तो NO2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक गैस होती है और इसका ब्राउन गैस होती है। अगर आप जब NO2 गैस को लिबरेट होते हुए देखोगे तो ब्राउन कलर की गैस होती है। फोर्थ कैटेगरी जो आती है आपके ऑक्टेट रूल की, वो आती है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, स्यूडो इनर्ट गैस। इसमें स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब कि आपको देखने पे तो ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ये देखने पे तो ऐसा लगेगा जैसे ये आपके ऑक्टेट, मतलब ये जो है ना, क्या बोलते हैं उनको, आपके जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई कर रहा है, पर ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ दिखती है, तो वो ऑक्यूपाई नहीं करता, इसलिए इनको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपको लगता है कि इनर्ट गैस की इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई कर ली, पर वो एक्चुअल में होता नहीं है। जैसे कि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, कैटायंस हैव 18 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ये चीज़ याद रखना कि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायंस हैव 18 इलेक्ट्रॉन, मार्क दिस इज द आइडेंटिफिकेशन स्टेप। 18 electron in their outermost shell, that is they resembles like inert gas, therefore or that's why they are called pseudo inert gas configuration। कैसे पता लगाएं कि pseudo inert gas configuration किस किस के अंदर पाई जाती है, तो उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, आपको सिर्फ एक छोटा सा डायग्राम याद रखना है। वो कैसा है, देखो, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ कंपाउंड हैं। वो कौन कौन से, जैसे कि अगर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जब ये अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तब ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। +2 के अंदर जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, जब ये जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव करते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। टेलुरियम जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, उसके बाद में लेड जो होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अंदर। बिस्मथ जब अपनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, मतलब मैंने बोला Bi5+, तो ये Bi5+ किसके जैसी कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई करेगा, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि ये जो कंपाउंड हैं, सिंपल सा क्या बोला मैंने, +1, +2, +3, +4 एंड +5। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड +1 में, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी +2 में, टेलुरियम +3, लेड +4 और बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करता है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ख़त्म होता है फर्स्ट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्टेट रूल। केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक क्या मतलब होता है, उसका मतलब क्या है हम पढ़ चुके हैं। ऑक्टेट रूल इस वीडियो के अंदर कवर करा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड के अंदर हम केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक वीक बॉन्ड होता है, वो दोनों के दोनों हम पढ़ेंगे, उनकी बेसिक्स क्या होती है। और उसके अंदर हम आयोनिक, देखो
केमिकल बॉन्ड के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट दो फैक्टर या दो बॉन्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आपको इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड पढ़ना है अच्छे से, दूसरा बॉन्ड उससे रिजेंबल करता है। आप एक चीज़ समझ जाओगे तो दूसरा बॉन्ड आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो के लेक्चर के अंदर हम इतना ही कवर करते हैं, ऑक्टेट रूल और आपके बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल आपके बॉन्डिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वो भी बता देना। वीडियो की स्पीड अगर ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा तेज़ी से कवर कर रहा हूँ तो वो भी कमेंट कर देना। ज़्यादा स्लो लग रहा है अगर, तो वो भी कमेंट कर देना। तो आपके जो रिव्यू आएंगे उस रिव्यू के बेसिस पे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और उसी रिव्यू के बेसिस पे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय गाइस।